आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विंकल तनु चैनल पे। और आपको हम पहले बता दें, अगर आपको ये आगे की वीडियो देखनी है, आगे का कुछ समझना है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को आपको लाइक भी करना होगा अगर आपको अच्छी लगे तो ही। ओके, सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो कल का हमने पढ़ा था को डोमिनेंस के बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, मल्टीपल एलील्स के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट डज वी हैव टू स्टडी नाउ? वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इसमें हमें क्या याद करना है, मैं आपको पहले मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि हमको इस थ्योरी में क्या क्या बताया गया। सबसे पहले ये थ्योरी किसने बताई है? वॉल्टर सुटॉन और बोवेरी, इन्होंने हमें ये थ्योरी प्रपोज की गई है, उन्होंने प्रपोज किया है। ओके, उन्होंने ये 1903 में ये इनहेरिटेंस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की थी। ओके, उन्होंने थ्योरी बताया था, किसके ऊपर बेस्ड बताया था? मियोटिक क्रोमोसोम्स के ऊपर स्टडी करके उनका बिहेवियर जान के उन्होंने ये बताई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है हुगो डी वेरिस, कॉरेन एंड वॉन टेस्मार्क, इन्होंने क्या किया था, मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर किया था 90s में। ओके, मतलब 19th सेंचुरी में उन्होंने ये बात को क्या किया था, मेंडल्स के वर्क को उन्होंने रीडिस्कवर किया था और उन्होंने ये बताया था इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के बारे में। ओके, उन्होंने रीडिस्कवर किया था। किन ने रीडिस्कवर किया था? हुगो डी वेरिस, कॉरेन एंड वॉन। ओके, यहाँ दिया हुआ है, देखो, हुगो डी वेरिस, कॉरेन एंड वॉन। ओके, इन्होंने रीडिस्कवर किया था। किसकी थ्योरी, किसका वर्क उन्होंने किया था? मेंडल का वर्क को डिस्कवर किया था। अब मैंने यहाँ पे बता दिया, देखो यहाँ पे आपको बताया, जो मैंने अभी आपको बताया, वॉल्टर सुटॉन और बोवेरी, इन्होंने क्या किया था, पैरेलल बिहेवियर देखा था जीन फैक्टर्स के। ओके, जिन्हें हम जीन्स बोला जाता है। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाद में सुटॉन और बोवेरी ने पुट फोर्थ की थी। अब क्या बता रहा है, देखो, in this theory, that theory states that, what does this theory states that the chromosomes are present in pair of somatic cell during gamete formation. Homologous chromosomes pair segregate and assort independently during meiosis. Thus, each gamete consists only one chromosomes from a pair. What does it mean? ये थ्योरी ये बताती है, जब क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट हो सोमैटिक सेल्स में, तब क्या होता है, जब हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है, तब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो पेयर में सेग्रीगेट होते हैं और असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली। कब होते हैं असॉर्ट? जब मियोसिस होता रहता है तब। ओके, कौन सेग्रीगेट होते हैं और कौन असॉर्ट होते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ओके, और फिर क्या होता है, जो ईच गैमेट्स रहता है, वो क्या कंटेन करता है? ओनली वन क्रोमोसोम्स फ्रॉम अ पेयर। ओके, समझ गया? ये हमारा थ्योरी स्टेट्स करती है, न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच कैरीज ऑल हेरिडिटरी ट्रेट। मेल एंड फीमेल गैमेट्स मीन्स स्पर्म्स एंड एग्स कैरी ऑल द हेरिडिटरी ट्रेट्स। क्या बता रहा है? हाँ, अब चाहे वो मेल का हो, जैसे मेल का स्पर्म हो, चाहे फीमेल का एग हो, वो क्या करेंगे, दोनों जन क्या करेंगे, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो उनके रहेंगे वो क्या करेंगे, कैरी करेंगे। ओके, ये बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या बता रहे हैं, दे आर लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ओके, द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट रिस्टोर द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ स्पेसीज। What does it means? हम यहाँ देख लेते हैं, डायग्राम में बताया है, ये डायग्राम, सॉरी, ओके, मैंने गलती से बोल दिया। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ क्या है, हैप्लॉइड मेल गैमेट, यहाँ क्या है, फीमेल हैप्लॉइड मेल गैमेट। क्या करेंगे? ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसीज स्टोर करेंगे। ट्वाइस द मतलब डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे। ओके, समझ गए आप सभी को? यहाँ तक क्लियर है? क्रोमोसोमल थ्योरी क्या बता रहा है? वॉल्टर सुटॉन एंड बोवेरी ने क्या किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया था, बताया था। और जो हुगो डी वेरिस, कॉरेन एंड वॉन थे, उन्होंने क्या किया था, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। ओके, और हमारी जो थ्योरी है वो क्या बताती है,
कि जब भी क्रोमोसोम्स अगर पेयर में प्रेजेंट है स्टोमेटिक सेल के अंदर, तब क्या होगा, जब हमारा गैमेट फॉर्मेशन होगा तब हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर में रहेगा, पर वो क्या होगा, उसका सेग्रीगेशन होगा और साथ ही साथ किसके मदद से होगा, मियोसिस के मदद से। और फिर जो हमारे गैमेट्स रहेंगे वो क्या करेंगे, हर एक गैमेट के पास हर एक क्रोमोसोम्स पेयर में रहेगा। ओके, इतना ही बताया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, अब क्या पढ़ना है हमें, देखो एक सेकेंड, अब हमें पढ़ना है क्रोमोसोम्स। अब हमने पढ़ लिया भैया क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम। अब भैया क्रोमोसोम है क्या, ये तो बता दो यार। सो व्हाट डज इट मीन, यहाँ क्रोमोसोम्स के बारे में दिया हुआ है, क्रोमोसोम क्या होता है। अब मैं आपको एकदम ईजिली बताती हूँ, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, ये देखो क्रोमो, व्हाट डज क्रोमो स्टैंड्स फॉर, क्रोमो किस लिए स्टैंड होता है, कलर। क्रोमो को क्या बोलेंगे हम, कलर बोलेंगे। और जोम्स को, जो सोमा रहता है उसको क्या बोलेंगे, बॉडी। दैट मीन्स कलर्ड बॉडी। ओके, इट मीन्स क्रोमोसोम्स मीन्स कलर्ड बॉडी। ओके, क्रोमोसोम्स क्या है, एक फिलामेंटस बॉडी है जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। ओके, समझ गया। इनको किसने कॉइन किया था, वॉल्डेयर नाम के एक साइंटिस्ट जो भी होंगे, उन्होंने, बायोलॉजिस्ट जो भी होंगे, उन्होंने क्या किया था, कॉइन किया था। कब किया था, 1888। ओके, द साइज ऑफ क्रोमोसोम्स वेरीज फ्रॉम स्पेसिस टू स्पेसिस। ओके, इच मेटाफेस क्रोमोसोम्स वेराइज फ्रॉम 0.1 to 3 UM इन लेंथ। ओके, ये इतना तो आप पढ़ ही लेना। ओके, क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। हमारे जो क्रोमोसोम्स है, ओके, वो क्या है, जब भी वो होगा क्या, डिविजन्स, कौन सा सेल डिवीज़न होगा तब वो विजिबल होंगे। दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। ओके, क्या करेगा, उनके पास इतनी सेल्फ एबिलिटी रहती है रेप्लिकेशन की, वो खुद ही उसको रेप्लिकेट कर लेंगे। ठीक है, और ये वाइटल रोल किस किस में निभाते हैं, हेरिडिटी, म्यूटेशन, वेरिएशन, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन यूकैरियोटिक स्पेसिस। हमें कहाँ मिलता है ये क्रोमोसोम सिर्फ हमें यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में मिलता है। ओके, समझ रहे हो। और जो हमारा क्रोमोसोम है वो किससे बना हुआ है, ये सबसे मेन पॉइंट है। ओके, ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है कि हमारा क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, DNA, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। ओके, समझ रहे हैं गाइस। अब क्या बता रहे हैं, इतना तो पता चल गया। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स कैरीज ऑफ हेरिडिटी, कैरियर ऑफ हेरिडिटी। सिर्फ हमारे पास एक ही फंक्शन दिया हुआ है, क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटी कैरी करता है। वो क्या है, हेरिडिटी कैरियर है। कौन है, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम का फंक्शन वो है। समझ रहा है आप सभी को, एकदम इजीली कॉन्सेप्ट लेकर चल रही हूँ, एकदम इजीली। ठीक है, समझ रहा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में कि भैया कितने क्रोमोसोम्स कैसे कैसे प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। अब कहाँ प्रेजेंट रहता है भैया, स्टोमेटिक सेल में। ओके, याद रखना। अब क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिस। हर पर्टिकुलर स्पेसिस में वो क्या रहेंगे, क्रोमोसोम्स एक तो कांस्टेंट रहेंगे या फिर स्पेसिफिक रहेंगे। ओके, देयरफॉर इट इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अ स्टडी ऑफ phylogeny and taxonomy of the species. The term ploid speaks the degree of repetition of the primary basic number of chromosome. That means X in a cell. What does chromosome stands for? X in a cell. When the chromosome number in a cell is the exact multiple of the primary basic number, then it is called euploid. Okay? समझ रहा है। जहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर रहेंगे सेल में, अगर वो एग्जैक्ट मल्टीपल होंगे प्राइमरी बेसिक नंबर से, तो उसे हम बोलेंगे यूप्लॉइड। ओके, अब क्या बता रहे हैं, देखो यूप्लॉइड इंक्लूड मोनोप्लॉइड, हैप्लॉइड विथ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वेयर डिप्लॉइड। अब इतना तो हमें पता है, हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, N। ओके, डिप्लॉइड मतलब 2N। ठीक है, समझ रहा है। ट्रिप्लॉइड मतलब 3N एंड टेट्रापोलाइड मतलब 4N। ओके, समझ रहे। इतना तो हमें पता है, हम इतने तो बच्चे नहीं हैं, इतने तो हम गवार नहीं हैं, है ना। देन
द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड सेट। अगर क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होंगे हैप्लॉइड सेट के तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनियोप्लोराइड। ओके, समझ रहा है सबको। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या बता रहा है, देखो, क्रोमोसोम्स आर द बेस्ट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप में क्या है, वो बहुत विजिबल है। उसके बाद व्हेन द सेल इज एट मेटाफेज स्टेज, अगर हमारा सेल मेटाफेज स्टेज में होगा, देन इट बिकॉज ऑफ द स्टेज ऑफ क्रोमोसोमल आर हाईली कंडेंस्ड। ओके, समझ रहा है सबको, ठीक है। आपको देखो अभी यहाँ पे बता देती हूँ, हमारा जो प्लॉइडी है, क्या है प्लॉइडी, वो कैसा है, दो टाइप्स में डिवाइड है, यूप्लॉइडी एंड एनियोप्लॉइडी। हमारा जो यूप्लॉइडी है वो किस में, वो 3 उसमें है। ओके, और हमारा एनियोप्लॉइडी किस में, 2 उसमें, हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, समझ रहा है सबको। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ये क्या है, हमें पता है ये क्या है ना, हम इतने तो गवार नहीं। ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, हम एक्स से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स हमारा क्रोमोसोम्स। ओके, समझ रहा है। अब देखो, अब एकदम ईजीली मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला तो मैं आपको पहले ये पार्ट्स बता देती हूँ, ठीक है। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं आपको एकदम शॉर्ट नोट्स टाइप बता रही हूँ। 2 chromatids arms joined together at a centromere। ओके, सेंट्रोमियर। अब क्या हो रहा है, देखो, 2 क्रोमैटिड्स कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, तो जो बीच का पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। ओके, उसे हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। जो क्रोमैटिड आर्म है वो लॉन्ग होगा, अनब्रांच होगा, हाईली कॉइल्ड डीएनए थ्रेड होगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनेमा। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनेमा या फिर नेमाटा। ओके, इसे हम क्रोमोनेमाटा भी बोलते हैं या फिर क्रोमोनेमा भी बोलते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये देखो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, सॉरी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, क्रोमोनेमाटा। ओके, ये समझ रहा है आप लोगों को। मैंने अभी यहाँ पे 2 चीज़ बता दिया। अब तीसरी चीज़ में क्या बता रही हूँ, तीसरी चीज़ में ये बता रही हूँ, जो हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब सेंट्रोमियर जो हमारा हो रहा है, उसके पास क्या रहेगा, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा, एट विच स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या होगा, ये दिख रहा है आपको, जी हाँ दिख रहा है। ये क्या है, हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, जब हमारा सेल डिवीज़न होता है तब वहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है डिस्क लाइक शेप के पास। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस या फिर सेंट्रोमियर। ओके, समझ रहा है। अब उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ओके, उसमें क्या बता रहा है, अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स न्यूक्लियोलस बिकम organized during interphase, just like that only. Okay, उसके बाद a satellite body. What that mean यार, satellite body कहाँ दिख रही है हमें, कहाँ दिख रही है। ओके, समझ रहे हो ना, satellite body, ये रही हमारी satellite body, नहीं दिख रहा है, ये रही satellite। ओके, जो हमारी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 से ज्वाइन रहती है। ओके, ये हमारी सेकेंडरी वो है क्या, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये ऊपर वाला, और उसके नीचे वाला क्या है, सैटेलाइट है जो उससे अटैच्ड होती है। उसके बाद टेलोमर्स। टेलोमियर्स क्या है, एंड ऑफ क्रोमोसोम्स। बस टेलोमर्स बोले तो क्या बोलना, द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, अब हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। पहले आप लोगों को समझ गया स्ट्रक्चर में क्या क्या बताया है, इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपके जब पेपर रहेंगे तब आप पढ़ लेना, पर एक शॉर्ट नोट के हिसाब से मैंने आपको क्या बता दिया इतने समय, मैंने ये बता दिया कि जो हमारे 2 क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं, कहाँ पे, सेंट्रोमियर में। ओके,
जो हमारा क्रोमैटिड है वो कैसा रहेगा, अनब्रांच रहेगा, लॉन्ग रहेगा और हाईली कॉइल्ड रहेगा। और वहाँ पे क्या दिखेगा, डीएनए फाइबर्स थ्रेड टाइप दिखेंगे, डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमोनेमाटा, ओके, उसे बोलते हैं। अब उसके बाद क्या बताया मैंने उसके बाद आपको बताया सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के पास क्या होता है, एक डिस्क शेप होता है जिसमें हम स्पिंडल फाइबर अटैच होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये बताया। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में क्या बताया कि जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है इंटरफेस के समय, ओके। उसके बाद क्या बताया, सैटेलाइट बॉडी के बारे में बताया। सैटेलाइट बॉडी में सिर्फ मैंने इतना बताया कि वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। इसके बाद मैंने बताया टेलोमियर क्या है, एंड ऑफ क्रोमोसोम है, ओके, समझ रहा है, ठीक है, एकदम ईजी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ओके गाइस। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक्चुअली हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं पहले ही, पर अब मैं एक और बार आपको बता देती हूँ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। पहला कैसा होता है, देखो 4 टाइप के होते हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक, दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा होता है टेलोसेंट्रिक और एक होता है एक्रोसेंट्रिक, ओके। जो हमारा फर्स्ट रहता है मेटासेंट्रिक, वो कैसा शेप का रहता है, वी शेप का रहता है, ओके, समझ रहे हो, वो वी शेप का रहता है। पहला कैसा रहता है, वी शेप का रहता है। दूसरा क्या आता है, टेलोसेंट्रिक कैसा रहता है, आई शेप का रहता है, ठीक है। और जो हमारा सब मेटासेंट्रिक है, हाँ बराबर, देखो मैं आपको एकदम क्लियरली बताती हूँ, ये थोड़ा आपको ऐसे समझ नहीं रहा होगा, मैं आपको एक बार वहीं लेकर चलती हूँ, एक से है ना गाइस, हाँ यहाँ पे, चलो एकदम क्लियरली देखो। अब एकदम शांति से देखो, पहला हमारा आता है वी शेप। वी शेप में क्या होता है, मेटासेंट्रिक, ठीक है, वी शेप कैसा रहता है, मेटासेंट्रिक। अब आता है हमारा एल शेप। एल शेप क्या रहता है, सब मेटासेंट्रिक, ओके, समझ रहा है। उसके बाद आता है आई शेप। आई शेप को हम क्या बोलते हैं, टेलोसेंट्रिक, उसको हम क्या बोलते हैं, टेलोसेंट्रिक। अब लास्ट वाला आता है जे शेप। 4 ही तो है भैया, ठीक है, जे शेप को क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक, ओके, एक्रोसेंट्रिक। ये 4 हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। पहला क्या है, वी शेप मेटासेंट्रिक, एल शेप सब मेटासेंट्रिक, आई शेप टेलोसेंट्रिक और जे शेप एक्रोसेंट्रिक, हो गया, समझ गया। अब आते हैं हम दूसरे उसमें, ठीक है। देखो मैं आपको पहले वो बता देती हूँ, इनके शेप्स किस टाइप से रहते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है गाइस, ओके। पहला कैसा है, मेटासेंट्रिक है, ये इसकी डायग्राम है। दूसरा कैसा है, एल शेप है, इसे क्या बोलेंगे हम, पता है हमें, सब मेटासेंट्रिक, क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद क्या है, एक्रोसेंट्रिक, और ये क्या है, लास्ट बचा, मतलब टेलोसेंट्रिक, हो गया, खत्म, एट वन एंड, ओके, समझ गया, ओके। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, हमने समझ लिया ये। अब आते हैं 6 क्रोमोसोम्स के ऊपर। 6 क्रोमोसोम्स के बारे में क्या बता रहा है, देखो, द क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स, ओके। क्या बता रहे हैं, देखो 6 क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स, ओके। इसका मतलब क्या, वो क्रोमोसोम जो रिस्पॉन्सिबल हो कि भैया सेक्स कैसे होंगे, मेल होंगे फीमेल होंगे, ओके, लाइक दैट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बींग्स में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, एक तो पहला एक्स और दूसरा क्या रहेगा, वाई, ठीक है। एक्स जो रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा, रॉड लाइक और लॉन्गर रहेगा, किससे लॉन्गर रहेगा, वाई क्रोमोसोम से बड़ा रहेगा। एक्स क्रोमोसोम इज अ मेटासेंट्रिक वाइल वाई क्रोमोसोम इज एरोसेंट्रिक। समझ रहा है क्या बता रही हूँ, एक्स क्रोमोसोम कैसा रहेगा, मेटासेंट्रिक, और वाई क्रोमोसोम कैसा रहेगा, एरोसेंट्रिक, ठीक है, समझ रहा है बच्चों। अब देखो, एक्स क्रोमोसोम हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, ओके। X chromosome have large amount of euchromatin, okay, and small amount of heterochromatin. समझ रहा है, euchromatin has large number of DNA materials, hence genetically active. Y chromosome has small amount of euchromatin
एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक अपोजिट एक्स में क्या है, एक्स में यूक्रोमेटिन ज़्यादा है और हेट्रोक्रोमेटिन कम है, और वाई में क्या है, यूक्रोमेटिन कम है और हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा है। ठीक है, समझ रहा है। हेंस बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स शो होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रीजन। होमोलॉगस रीजन शो सिमिलर जीन while नॉन होमोलॉगस रीजन शोज डिसिमिलर जीन्स। ओके, समझ गया। अब क्रॉसिंग ओवर occurs only between homologous region of X and Y chromosomes. Non-homologous region of X chromosome is longer and contain more genes than that of, रुको मैं पढ़ रही हूँ, that of non-homologous region of Y chromosomes. X-linked gene are present on a non-homologous region of X chromosomes, while Y-linked genes are present on non-homologous region of Y chromosomes. कैसे, अगर हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है तब क्या बता रहा है, जो हमारा एक्स क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है, अगर और वाई क्रोमोसोम के ऊपर क्रॉसिंग ओवर हो, तो जो हमारा एक्स क्रोमोसोम रहेगा वो कैसा रहेगा, होमोलॉगस है। इतना तो हमें पता है ना, होमोलॉगस है, सॉरी होमोलॉगस है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है इसको करके। ठीक है, तो जो हमारा वो रहेगा क्या, एक्स लिंक जीन रहेगी, वो कहाँ प्रेजेंट रहेगी, हमारे एक्स क्रोमोसोम्स के रीजन पर प्रेजेंट रहेगी, और जो हमारा वाई लिंक जीन रहेगी वो कहाँ प्रेजेंट रहेगी, वो होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स में वो रहेगी क्या, प्रेजेंट। इतना ही बताया है। अब क्या बता रहा है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। व्हाट डज मीन बाय लिंकेज। लिंकेज में क्या बता रहा है, इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट सेवरल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स हैज क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ हेरिडिटी। दिस जीन हैव टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, सच जीन आर कॉल्ड लिंक जीन। क्या हमारा क्रोमोसोम क्या है, कैरियर है इनहेरिडिटी का, तो हमारी जो जीन रहेगी उनके पास इतनी तो टेंडेंसी है कि वो इनहेरिटेड टुगेदर कर सके। इस कैसे वो लोग क्या करेंगे, एक साथ कर सके, तो वो क्या करेंगे, उससे हम क्या बोलेंगे, अगर दो जीन एक साथ वो हो रहे क्या, लिंक्ड, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिंक जीन्स। अगर हमारी दो जीन्स इनहेरिटेड एक साथ हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स लिंक्ड। ओके, सॉरी लिंक जीन, सॉरी, ओके, लिंक जीन। This tendency of two or more genes present on the same chromosomes that are inherited together are called a linkage. What does mean by linkage? ऐसी टेंडेंसी जहाँ पे दो या फिर उससे ज़्यादा जीन्स, सॉरी उससे ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट हो सेम क्रोमोसोम्स पे, और वो क्या हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं एक साथ टुगेदर, उसे हम क्या बोलेंगे, लिंकेज बोलेंगे। ठीक है, लिंकेज किसने डिस्कवर किया था, बैटसन नाम के एक इन प्लांट बाय बैटसन एंड पुनीत एंड इन एनिमल टी.जी. मॉर्गन। समझ रहा है, ठीक है, समझ गया। अब लिंकेज जो है वो दो टाइप के हैं। पहला है कंप्लीट लिंकेज, पहला है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्या बता रहा है, द लिंक जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम्स डू नॉट सेपरेट एंड इनहेरिट टुगेदर। ऐसे लिंक जीन्स जो क्लोजली क्या है, लोकेटेड है क्रोमोसोम्स में, पर दोनों जन क्या नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते, नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, पर क्या होता है, इनहेरिट टुगेदर। उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट लिंक्ड बोलेंगे। ठीक है, कंप्लीट लिंक बोलेंगे। अब दूसरा क्या है हमारा, इनकम्प्लीट लिंक, द लिंक जीन्स विच आर डिस्टेंटली लोकेटेड ऑन अ सेम क्रोमोसोम एंड हैव चांस ऑफ सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर। ऐसी लिंक जो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो हो क्या, लोकेट, पर क्या हो, एक ही क्रोमोसोम में हो, और उनमें क्या हो, सेपरेशन का चांसेस हो क्रॉसिंग ओवर होने में, उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंक। जो हमारा ये रहता है क्या, कंप्लीट लिंक, उन्हें हम एक और चीज़ में बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिंक, और जो हमारा इनकम्प्लीट है उसे हम बोलते हैं वीक लिंक। ओके, समझ रहा है, समझ गया। अब देखो लिंकेज ग्रुप, व्हाट डज मीन बाय लिंकेज ग्रुप। अब लिंकेज ग्रुप में क्या बता रहा है, ऑल द लिंक जीन इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट अ लिंकेज ग्रुप। ओके, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज corresponds to its haploid number of chromosomes, that means ड्रोसोफिला। ओके, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल दिया ड्रोसोफिला के बारे में और एक गार्डन पी के बारे में। गार्डन पी कैसे रहते हैं, उनकी जो लिंकेज ग्रुप रहती है वो सेवन लिंकेज ग्रुप रहती है, और उनके जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो भी 7 पेयर्स में रहते हैं।
ठीक है, समझ गया, मतलब ग्रुप के हिसाब से। ओके, लिंकेज ग्रुप को हम वही जहाँ पे एक साथ ज़्यादा लिंक जितने हमारे वो है क्या जैसे ग्रुप में हो, ठीक है, समझ रहे हो ना आप गाइस, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं, सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज में क्या बता रहा है, द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक एंड वाई लिंक जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने लिंकेज के बारे में पढ़ा, लिंकेज के 2 टॉपिक्स पढ़े, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। उसके बाद हमने पढ़ा लिंकेज के ग्रुप के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्स लिंकेज। अब उसमें क्या बता रहा है, देखो, द ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक एंड वाई लिंक्स जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इट्स कॉल्ड एज वाई या फिर एक्स या फिर वाई, दोनों में से कोई भी एक या फिर कोई भी, ठीक है, जो भी जीन्स कैरी हो रहा है पेरेंट्स बाय ऑफस्प्रिंग का डिटर्मिनेशन कर रहा है कि बच्चा कैसा है, लड़का है, लड़की है, या फिर उनके जो भी ट्रेड्स जा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्स बोलेंगे। ओके, ये होता है। अब हमारे इसके भी 2 टाइप के, कंप्लीट सेक्स लिंक और दूसरा है इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या बता रहा है, द जीन्स लोकेटेड ऑन अ होमोलॉगस क्रोमोसोम रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम दे इनहेरिट टुगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर इन दिस रीजन। फ्रॉम एग्जाम्पल, एक्स लिंक ट्रेट्स आर हीमोफिलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मायोफिलिया एंड वाई लिंक आर ओके। फॉर एन एग्जाम्पल क्या बता रहा है, कुछ जीन्स ऐसे रहते हैं जो ट्रांसमिट नहीं होते हैं कैरेक्टर्स में, लाइक दैट। पहला क्या बता रहा है, अगर हमारा एक्स लिंक जो है वो क्या, उसके पास रेड ग्रीन कलर के ब्लाइंडनेस हो, ओके, और वाई लिंक में क्या हो, वाई लिंक में हाइपरट्रॉय चॉइसेस हो, तो उससे क्या होगा, वाई लिंक और एक्स लिंक में तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस नहीं रहेंगे इस रीजन्स में। ओके, अब इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्स के बारे में, उसके बारे में क्या बता रहा है, दे डू नॉट इनहेरिटेड टुगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन अ रीजन, दैट मीन्स एक्स एंड वाई लिंक ट्रेड्स आर टोटल कलर ब्लाइंडनेस। ओके, देखो एकदम प्रॉपरली मैं आपको पहले कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में एकदम प्रॉपरली समझ। ओके गाइज, अब मैं आपको एक बार एकदम क्लियरली बताती हूँ। यहाँ जो है इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो हमारा एक्स लिंक जो है, ठीक है, जो हमारा एक्स लिंक है वो क्या, उसके पास क्या डिसऑर्डर्स का देता है, वो क्या डिसऑर्डर रहता है उसके पास, क्या डिसीजेस वो कंसिस्ट करता है, क्या क्या करता है, हेमियोफिली, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, नियर साइडनेस, और उसके बाद वाई लिंक क्या करता है, हाइपरट्राई चॉइसेस नाम की जो डिसीज़ है वो बताता है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है और कुछ बात याद नहीं करनी, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एक्स लिंक डिसीज, एक्स लिंक ट्रेट क्या बताता है और वाई लिंक ट्रेट क्या बताता है, ठीक है। इनकम्प्लीट में भी सेम वही है। इनकम्प्लीट में क्या बता रहा है, इनकम्प्लीट में क्या क्या बताया है कि जो ट्रेट्स है वो क्या बता रहा है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, नेपेरिटिस, रेटिनिटिस और पिगमेंटोजा। ओके, ये चीज़ बता रहा है। अब क्रॉसिंग ओवर मतलब एक जीन दूसरे उसमें एक्सचेंज ऑफ जीन्स। ओके, एक्सचेंज ऑफ जीन मतलब क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बाय इंटरचेंजिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स विद नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्या है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को वो करता है, क्या बताता है, मतलब देता है नवे, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जैसे कोई एक जीन है, दूसरा जीन है, इन दोनों का क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, इनसे एक नवा जीन हुआ तैयार। ओके, सॉरी, इनसे नवा जीन तैयार हुआ, समझ रहे हो ना, इनसे क्या हो रहा है, नवा जीन तैयार हो रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ क्या बता रहा है, क्रॉसिंग ओवर में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, मैं आपको जो बता रही हूँ वही याद रखना है। ओके, हमारे जो मॉर्गन साहब थे, ओके, जो हमारे मॉर्गन थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, ये टर्म को कॉइन किया था, क्रॉसिंग ओवर टर्म को मॉर्गन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, उन्होंने कॉइन किया था। हमें क्रॉसिंग ओवर में सिर्फ इतना याद रखना है कि क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फॉर्मेट होते हैं
बाय इंटरचेंजिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ सेगमेंट्स विद नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है उससे और जो हमारा इंटरचेंजिंग ऑफ जीन्स के सेगमेंट्स के थ्रू जो प्रोसेस होता है और जहाँ से हमारा न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, पैचेंटिन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, वहाँ होता है। ओके, समझ रहे हो। अब हमें मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर में सिर्फ इतना बताया गया है कि जब भी ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर द वेरिएशन आर प्रोड्यूस्ड विच आर एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल सिलेक्शन एंड दस हेल्प्स इन एवोल्यूशन। दैट इज मीन्स अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तब वहाँ पे क्या होगा, 101% वेरिएशन प्रोड्यूस्ड होगा। अगर वेरिएशन प्रोड्यूस होगा तो वो क्या रहेगा, एक रॉ मटेरियल रहेगा जो आगे चल के इवोल्यूशन के लिए हेल्प करेगा उस चीज़ को, जो भी लिविंग चीज़ रहेगी। ओके, उसे समझ रहा है सबको। अब हम आते हैं दूसरी जगह पे। अब हम आएंगे दूसरे जगह पे। दूसरे जगह पे मतलब समझ रहे हो ना। ओके, रुको। ओके, दूसरे जगह पे आ गए हम आ गए मॉर्गन एक्सपेरिमेंट शोइंग लिंकेज। हमारे जो मॉर्गन साहब है, ये दिख रहे हैं आपको, TH मॉर्गन। हाउ आर यू सर जी? ओपी। ओके, 1866 से तो 1945 तक इन्होंने किया, जन्मे और मृत्यु थी उनकी। और इन्होंने 1933 में क्या किया था, एक नोबेल प्राइज़, नोबेल अवार्ड उन्हें मिला था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला नाम की जो फ्रूट फ्लाई थी उसमें उन्होंने जेनेटिक रिसर्च किया था और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी बताया था। उन्होंने ये भी डिस्कवर किया था प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज और सेक्स लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, ये तीनों चीज़ उन्होंने डिस्कवर की थी हमारे मॉर्गन जी ने। मॉर्गन जी क्या बताते हैं, देखो वो बताते हैं, मॉर्गन यूज ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, ओके, फ्रूट फ्लाई in his experiment because Drosophila can easily be cultivated in laboratory. Its lifespan is short, about 2 weeks. Okay, अब यहाँ हमें याद आता है मेंडल अंकल की। ठीक है, मेंडल अंकल की कैसी याद आती है, उन्होंने एक पी प्लांट को क्यों लिया था, क्योंकि वो भी क्या था, जल्दी उनके भी शॉर्ट लाइफ स्पैन थी इसके वजह से। ठीक है, इनका भी यहाँ पे क्या बताया गया, इन्होंने भी क्या बताया, उनकी भी शॉर्ट लाइफ स्पैन रहती है ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई की, इसके से उन्होंने इसको किया था। और इनकी जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन थी वो ज़्यादा थी, हाई थी। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस इन एक्सपेरिमेंट इन fruit fly to study gene that are sex linked. The crosses were similar to dihybrid crosses are carried out by Mendel in P. बोला था अभी मैंने, okay? For example, Morgan and his group crossed yellow body white eye female to the wild type with brown body eye red eye male. क्या बता रहा है, अगर मॉर्गन और उसके ग्रुप ने येलो बॉडी वाले और वाइट कलर आँखें वाली फीमेल को एक ब्राउन बॉडी वाले रेड आई वालों के साथ, मेल वालों के साथ इंटरक्रॉस्ड किया F1 प्रोजेनी में, तो क्या तैयार होगा ये बताओ। क्या, देखो अब पहले हम करके देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं। पहला कैसा है, येलो और वाइट। दूसरा कैसा है, वाइल्ड टाइप। ठीक है, समझ रहा है, ओके। इसमें क्या बता रहा है, देखो अब ये क्या है और ये क्या है, ओके, मेल फीमेल। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर करवाई। क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ, रुको मैं आपको एकदम परफेक्ट डायग्राम बताती हूँ, एकदम परफेक्ट डायग्राम। ठीक है, ओके। अब देखो यही है मेरे पास, और कोई डायग्राम नहीं मिली इसके से गाइस। तो देखो अब पहले में क्या है, पेरेंट कैसा है, येलो वाइट है, और दूसरे में वाइल्ड टाइप है। अब क्या किया इन्होंने, पहले प्रोजेनी में क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में वैसे ही आए, ओके, वैसे ही पेरेंटियल आए। ठीक है, अब यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है पेरेंटियल टाइप जो 98.7% मैच हुआ है, और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो 1.3% है, मतलब जहाँ पे वो हुआ है क्या, रिकम्बाइंड हुआ है। जैसे देखो इसमें क्या हुआ, वाइल्ड टाइप का वाइल्ड टाइप हुआ। ठीक है, देखो मैं एकदम प्रॉपर बताती हूँ, देखो
वाइल्ड टाइप का वाइल्ड टाइप हुआ, येलो वाइट, येलो वाइट, ओके। उसमें क्या हुआ, ब्राउन और वाइट का टेक्सचर आया, उसमें क्या हुआ, ब्राउन और वाइट का टेक्सचर आया। इसमें येलो और रेड, येलो और रेड, येलो किसके लिए था, फीमेल के लिए था, रेड किसके लिए था, मेल के लिए था, दोनों का क्या आया, कॉम्बिनेशन आया, मतलब रिकॉम्बिनेट हुआ ये लोग, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। अब उसके बाद तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में क्या बता रहे हैं, तीसरे वाले में वाइल्ड टाइप आया और येलो वाइट आया, ओके, वाइल्ड टाइप और येलो वाइट। उसके बाद इसमें क्या हुआ, रिकॉम्बिनेट डबल से हुआ, समझ रहे हो ना आप लोग क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे ये बता रहा है कि 1.3% रिकॉम्बिनेट हुआ है और 98.7% क्या हो रहा है, पेरेंटियल टाइप हो रहे हैं, ओके। दूसरे क्रॉस में क्या बता रहा है, देखो अब दूसरे क्रॉस में क्या लिया है, वाइट मिनिएचर और वाइल्ड टाइप, वाइल्ड मिनिएचर और वाइल्ड टाइप। तो उसमें क्या किया, पहला तो वाइल्ड टाइप आ गया, दूसरे में वाइट और मिनिएचर, मतलब दोनों के बराबर बराबर आ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग आया, अब यहाँ पे पेरेंटियल 62.8% आया और रिकॉम्बिनेट 37.2% आया, ओके। यहाँ पे कैसे बता रहे हैं, देखो वाइल्ड टाइप का वाइल्ड टाइप हुआ, अब वाइट मिनिएचर का वाइट मिनिएचर हुआ, ओके, समझ रहा है। देखो बहुत कीचड़ माकड़ हो गया, रुको, समझ रहा है। इसमें क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट में क्या हुआ, देखो वाइट मिनिएचर और वाइट नॉर्मल, क्या हुआ, वाइट नॉर्मल और वाइट मिनिएचर, ये दोनों का क्या आया, कॉम्बिनेशन आया, ओके, समझ रहे हो। और यहाँ पे वाइल्ड टाइप और वाइल्ड मिनिएचर, ये दो परफेक्ट, ओके। और बस इसमें क्या हुआ, मिनिएचर और वाइट नॉर्मल, समझ रहे हो। मतलब ये कंक्लूड कर रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट जीन ग्रुप ऑन अ सेम क्रोमोसोम आर स्ट्रांगली लिंक्ड, क्या है, जो सेम क्रोमोसोम्स में जो है, जो सेम क्रोमोसोम्स में है, उन्हें जो जीन सेम क्रोमोसोम्स में ग्रुप्ड है वो कैसे रहेंगे, वो स्ट्रांगली लिंक्ड रहेंगे। और रिकॉम्बिनेशन अमॉन्ग देम आर ओनली 1.3%, ओनली 1.3%, समझ रहे हो। उसके बाद जीन प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन क्रोमोसोम्स आर लूजली लिंक्ड, दैट मीन्स देखो पहले वाले टाइप में, पहले वाले क्रॉस में क्या था, ये लोग का क्या था, दिख रहा है, क्या थे वो लोग, एकदम एक ही क्रोमोसोम्स में एक ही जगह पे सेम क्रोमोसोम्स के जीन्स वो थे, क्या ग्रुप्ड में थे। तो क्या हुआ, स्ट्रांगली थे, इसके ऐसे सिर्फ 98% पेरेंटाइल के आए और सिर्फ 1.3% कैसे आए, रिकॉम्बिनेंट आए। पर दूसरे क्रॉस में कैसा था, सब लोग अलग अलग उसमें थे, दूर दूर थे एक दूसरे के क्रोमोसोम्स में थे, एक ही क्रोमोसोम्स में थे, सेम क्रोमोसोम्स, पर कैसे थे, अलग अलग थे। इस कैसे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा हो गया था, लूज हो गया था। इस कैसे वहाँ पे 37.2% रिकॉम्बिनेंट टाइप आए, समझ रहे हो के बच्चों, समझ गया ये सब, ठीक है। अब मैं आती हूँ आप लोगों को लेकर ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में। अब ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में क्या बताता है, देखो अब देखो बच्चों, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में क्या बता रहा है, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में ये बात बता रही है, जो स्टोमेटिक सेल रहेगा ह्यूमंस के, वो कितने पेयर्स कंसिस्ट करेगा क्रोमोसोम्स के, ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ 23, ओके। ये क्या हुआ, हैप्लॉइड हुआ, मतलब n, ओके। और इसी को हम डिप्लॉइड में लेंगे तो क्या आएगा, 23 + 23, ओके, 3 क्या हो गया 6 और ये हो जाएगा 4, मतलब टोटल कितने करके रखो तुम लोग तब तक टोटलिंग, ओके, मैं बताती हूँ फिर। हाँ, कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट करता है क्रोमोसोम्स इन पेयर्स, ओके, समझ गया। अब यहाँ पे ये बता रहा है, जो हमारे ह्यूमन कैसे 23 लेते हैं, उनमें से जो है रहते हैं वो 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल रहेंगे और एक जो पेयर रहेगा वो क्या रहेगा, वो सेक्स क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है, वो सेक्स क्रोमोसोम रहेगा। अब ऑटोसोमल में क्या बता रहा है, ऑटोसोमल लिंक ट्रेट शो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, जो हमारा ऑटोसोमल लिंक ट्रेट्स रहेंगे वो क्या बताएंगे, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में बताएंगे। हमारा जो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है वो 2 टाइप के हैं, पहला है विडोपिक, व्हाट डज इट मीन्स, विडोपिक, और दूसरा है PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया, ओके। अब पहले में क्या बता रहा है, विडोपिक में क्या बता रहा है, अ प्रोमिनेंट V-shaped हेयरलाइन ऑन फोरहेड, अ प्रोमिनेंट V-shaped
hairline on forehead is described as widow peak. ओके, जिस किसी को भी वी शेप फोरहेड में होगा, वी शेप हेयरलाइन होगा, वो क्या रहेगा, उसके पास क्या रहेगा, विडो पिक रहेगा. और जिसके पास नहीं है, ओके, उसे क्या बोलेंगे आप, नो विडो पिक्स. ओके, सिर्फ इतना बताएं. इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप हैव अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स नो विडो पिक. दैट मीन्स उनके लिए क्या यूज़ होगा, स्मॉल WW. और हमारे जो वो रहेंगे क्या, डोमिनेंट, ओके, उन्हें विडो पिक्स जिसके पास रहेगा उसके लिए डबल W. ओके, बड़े वाले. ठीक है, समझ गया. बोथ मेल एंड फीमेल हैव इक्वल चांस ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, समझ गया. अब फिनाइल कीटोन यूरिया, ओके, इसमें क्या बता रहा है, ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, रेसेसिव डिसऑर्डर है. ओके, दैट मस्ट बी कॉज्ड. ओके, मैं आपको एकदम प्रॉपरली बताती हूँ इसमें क्या बता रहा है. ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि इट इज़ एन इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू रेसेसिव ऑटोसोमल जीन. एक इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जो रेसेसिव ऑटोसोमल जीन के थ्रू होता है. व्हेन हमारा जब रेसेसिव जीन जो रहता है वो होमोजाइगोस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, तब फिनाइल अलानाइन नाम का हाइड्रोलाइज एंजाइम जो रहेगा वो प्रोड्यूस नहीं होगा. In this enzyme is essential for conversion of amino acid phenylalanine into trypsin. जब हमारे जो फिनाइल अलानाइन है, इसके लिए हमें क्या जो है, हमारा जो अमीनो एसिड है, ठीक है, अब एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान लगा के सुनो. हमारा जो अमीनो एसिड है भैया, उसको क्या करना है, उसको हमें कन्वर्स करना है. हमको कैसे करना है, जो हमारा अमीनो एसिड फिनाइल अलानाइन है उसे हमें ट्रायोसाइन में कन्वर्स करना है. इसके लिए हमें ये जो फिनाइल अलानाइन हाइड्रोलाइज एंजाइम है उसे प्रोड्यूस करना होगा. किसके लिए कन्वर्जन करना हो, क्योंकि हमें कन्वर्स करना है किसको, अमीनो एसिड फिनाइलाइन को ट्रायोसिन में. पर अफसोस की बात है, ये जो हमारा एंजाइम है फिनाइल अलानाइन हाइड्रोलाइज एंजाइम, वो अब्सेंस रहता है. इसके ऐसे जो हमारा फिनाइल अलानाइन है वो ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है. इसके वजह से ये जो चीज़ है, बस इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारा जो फिनाइल अलानाइन हाइड्रोलाइज एंजाइम है वो प्रोड्यूस नहीं होता है. इसके ऐसे जो ये डिसऑर्डर है PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया, इसीलिए ये कॉज होता है. अब ये कहाँ कॉज होता है, ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है. पहला तो ये क्या करता है, ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एक्यूमुलेट हो जाता है और ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है और मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज करता है. और अगर एक्सिस फिनाइलालाइन है तो वो हमारी यूरिन से पास्ड होता है, और समझ जाना भैया, अगर ऐसा हुआ, ये सब चीज़ हुई आपके साथ, तो समझ जाना भैया उसको फिनाइल कीटोन यूरिया है. ठीक है, ये सबसे बेस्ट टॉपिक है फिनाइल कीटोन यूरिया, क्योंकि ये बेस्ट पार्ट है, ये बहुत जल्दी लर्न हो जाता है. ठीक है, समझ गए आप सभी को, सिर्फ इतना ही याद करना है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर. ठीक है, समझ गया बच्चों. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, आपको कुछ नहीं समझा होगा टॉपिक, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी कमेंट में. बस आप सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, ओके, कोई भी क्वेश्चन पूछना, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है गाइस, सो आज के लिए इतना ही.